पार्टियों ने जिन जिन उम्मीदवारों को उतारा था उनके बारे में एक एक के बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर है कि बीएनपी ने यानी बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी ने खालिदा जिया के बेटी की जो पार्टी है तारिक रहमान जिसके लीडर हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। ये आपके सामने फिलहाल के लिए हेडलाइंस चल रही हैं। जमात को हार का सामना करना पड़ा है, वही जमात जिनके चलते शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, वही जमात जिसके साथ स्टूडेंट्स ने मिलकर के शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। बेहद शर्मिंदगी भरी स्थिति उन छात्रों की रही जिन छात्रों ने बांग्लादेश की पूरी दुनिया में बेइज्जती कराई और 30 सीटों पर चुनाव लड़ने उतरे। 300 में से 30 सीट पर उतरने का साहस करने वाले वो राष्ट्र विरोधी तत्व मात्र 6 सीट जीत पाए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 300 सीट के बांग्लादेशी इलेक्शन में 6 सीट जीत करके अपने आप को बांग्लादेश का प्रतिनिधि बताने वाले इतनी माइनॉरिटी में बैठे हुए गुंडे अगर बांग्लादेश को विश्व में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो यह बांग्लादेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिन्होंने शेख हसीना को उठाकर फेंक दिया, जिन्होंने शेख हसीना को बांग्लादेश में टिकने नहीं दिया, वो ये बताने वाले लोग कि बांग्लादेश अब नया हो गया है, वो लोग जो अमेरिका की शह पर मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर बांग्लादेश के भविष्य का फैसला कर रहे थे, आज उनको जनता ने पटखनी दे दी है। तो क्या जनता आवामी लीग के लिए कुछ की? जी हां, आज बांग्लादेश के इलेक्शंस में जो परिणाम आए हैं उनमें भले ही खालिदा जिया की पार्टी जीती हो लेकिन वोट प्रतिशत 60 रहा है। अवामी लीग इसे अपने पक्ष में मानती है। उनका मानना है कि बहुत से लोग जो शेख हसीना के पक्ष में थे उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं ली या फिर वोट में भाग लिया तो उन्होंने बीएनपी को चुना। 10% तक शेख हसीना के वोट बीएनपी के पक्ष में गए और उन छात्रों को और उन जमात को नकारने का काम किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री करती है। 300 सीट वाली जो संसदीय व्यवस्था बांग्लादेश में है, यहां 150 सीटें 299 पर वोट था, 150 सीटों के साथ बहुमत था। यहां पर 208 से ज्यादा सीटें जीत करके फिलहाल बीएनपी आगे चल रही है। मोहम्मद यूनुस जिन्होंने लगातार भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ा था, बांग्लादेश को बिल्कुल पाकिस्तान के नजदीक ले जाकर बिठा दिया था। जमात जो कि लगातार प्रतिबंधित थी शेख हसीना के काल में, वो जमात जो कि बांग्लादेश के विभाजन को गलत ठहराती थी, वो जमात जो पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस से फैसले करा रही थी, उस जमात को हार मिली है। यह हार अपने आप में पाकिस्तान के मुंह पर भी करारा तमाचा है। बांग्लादेशियों के मन में पाकिस्तान के प्रति नफरत का इशारा है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 209 सीटें जीत ली हैं, जो कि 150 के बहुमत के आंकड़े से अधिक है। देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बन रही है। इंटरेस्टिंग होगा, 35 साल बाद बांग्लादेश के अंदर एक पुरुष प्रधानमंत्री होगा। इंटरेस्टिंग होगा कि 20 साल बाद बीएनपी सत्ता में होगी। लगातार 35 सालों से बेगमों का शासन चल रहा था, खालिदा जिया और शेख हसीना। शेख हसीना इस बार चुनाव में नहीं थी क्योंकि इन्हीं छात्रों के आंदोलन ने शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर विवश कर दिया था। शेख हसीना की सत्ता हटती है और इनके चेहरे पर मुस्कान आती है क्योंकि इन्हें अमेरिका का प्यार मिला था। मोहम्मद यूनुस ने पूरी उस अपराइजिंग में अमेरिकी तरफ से थोपे गए व्यक्ति की तरफ से, नोबेल पुरस्कार विजेता की तरह से बांग्लादेश को लीड करना शुरू किया था। बांग्लादेश में आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है, वो इस बार चुनाव में भले ही ना हो लेकिन लगातार 2008 से लेकर 24 तक बांग्लादेश का नेतृत्व करती रही है। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 77 से 82 तक, 91 से 96 तक और 1 से लेकर 6 तक लगातार पार्टी में रही है, सत्ता में रही है। और उन्हीं सत्ता में शेख हसीना और खालिदा जिया टर्म अपने बदलते रही। पिछले बार 2024 के इलेक्शन में बीएनपी ने शेख हसीना के चुनावों का विरोध करते हुए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। इसलिए शेख हसीना बहुमत से आई थी और यही कारण था कि इस चुनाव को, जिसमें बीएनपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसे दुनिया भर से कई जगह खारिज भी किया गया था। प्रतिक्रिया स्वरूप उसे सही इलेक्शन नहीं माना गया था। लेकिन भारत ने उस इलेक्शन को भी समर्थन दिया था जिसमें शेख हसीना चुनकर आई थी और भारत ने आज भी समर्थन दिया है जब बीएनपी लीडर जीत कर आए हैं, चाहे उसमें अवामी लीग शामिल नहीं है। भारत की तरफ से बांग्लादेश को बहुत सारी शुभकामनाएं, बीएनपी के लीडर तारिक रहमान को बहुत सारी शुभकामनाएं भेज दी गई हैं। तो क्या तारिक रहमान अब भारत के पक्ष में फैसले लेंगे या पाकिस्तान के पक्ष में, या फिर ये चाइना
चाइना की तरफ चलेंगे या अमेरिका इन्हें डायरेक्ट करेगा, यह जानना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि 17 साल बाद ये बांग्लादेश आए थे। इन पर तमाम चार्जेस लगे थे। शेख हसीना द्वारा इन पर आरोप था। शेख हसीना के चार्जेस जब इन पर थे तो ये छोड़ करके विदेश चले गए थे। लेकिन जब शेख हसीना भारत आई और इनकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी तो पिछले साल दिसंबर में ये वापस लौटते हैं। और जब लौटते हैं उसी समय मैंने आप लोगों के सामने एक सेशन किया था जिसमें कहा था कि क्या यूनुस के अरमानों पर फिर जाएगा पानी। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी जनता जो शेख हसीना के खिलाफ थी, जिसको लेकर के मोहम्मद यूनुस सोच रहे थे कि वो जमात और छात्रों के लीडर बनते हुए, एनसीपी के लीडर बनते हुए राष्ट्र को चला लेंगे, वो ही अब माइनॉरिटी में होने लगे थे। जनता ने पूरी तरह से स्वागत किया था तारिक रहमान का, क्योंकि बांग्लादेश ने यह तय किया था कि भले ही अब आवामी लीग नहीं है, लेकिन एक अनुभवी पार्टी सत्ता में रहे तो वो बांग्लादेश का सही विकल्प होगी। क्योंकि तारिक रहमान बांग्लादेश में पहले भी सत्ता के बहुत नजदीक रह चुके हैं, अपनी मां के साथ सत्ता को संचालित कर चुके हैं। ऐसे में जमात के साथ जाना बांग्लादेशियों ने नहीं स्वीकारा। बांग्लादेश में जमात को भले ही मोहम्मद यूनुस का समर्थन हो, छात्रों को मोहम्मद यूनुस का समर्थन हो, लेकिन जनता ने उन्हें ना स्वीकारते हुए यह कहा कि वो जमात जो बांग्लादेश के बनने को अस्वीकार करती है, वो जमात जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश के निर्माण के समय बांग्लादेशी चाहत रखने वालों को मरवाती है, उस जमात को हम अपने देश का भविष्य नहीं सौंप सकते। वो छात्र जो किसी के बहकावे में आकर के देश को बदनाम करने निकल पड़ते हैं, उन छात्रों को लीडरशिप बांग्लादेश की जनता नहीं देती। रिजल्ट है, और रिजल्ट में जनता के बीच की खुशी जब उन्हें मौका दिया गया 300 सीटों पर मतदान करने का। बांग्लादेश में कुल 350 सीटों पर बांग्लादेश की संसद में वोट होते हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। जो पार्टी 300 में से बहुमत लेकर आती है, उसी पार्टी को ये 50 सीटें उसी अनुपात में दे दी जाती हैं। ऐसे में अब चूंकि 209 सीट तक बीएनपी लेकर आ चुकी है, तो लगभग 2/3 सीट उनके पास हैं। ऐसे में इसमें से भी लगभग 24 से अधिक सीटें उनको दे दी जाएंगी और 40 से अधिक सीटें उनको लगभग इसके अंदर दे दी जाएंगी। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 35 से 40 के आसपास सीटें महिलाओं के केस में बीएनपी को इस वाले पोर्शन में से जो रिजर्व है उसके अंदर से बांट दी जाएंगी। फिर वो अपनी मर्जी से महिलाओं को संसद के अंदर रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए बिठा सकेंगे। साथियों, यहां पर 150 सीटें ही निर्धारक होती हैं। इसमें से 209 सीट जीत करके बीएनपी ने अपनी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जाहिर कर दी है। 1991 उम्मीदवारों में से 209 उम्मीदवार अपने जिताकर ले आना बीएनपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार किया जा रहा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जमात के लीडर शफीकुल रहमान बड़ी मुश्किल से अपने आप को जिता पाए, और तो और जो छात्र नेता थे नाहिद इस्लाम, जिन्हें पूरी बांग्लादेश का चेहरा समझा जा रहा था, नए बांग्लादेश का चेहरा, वो बमुश्किल 2000 वोटों से अपनी सीट को निकाल पाए हैं। और इनका जो टक्कर चल रही थी वो टक्कर बीएनपी के नेता से थी। मात्र 2000 वोट से अपनी सीट को जिताने वाले नाहिद इस्लाम को ये जीत हार से भी बुरी लगनी चाहिए। खैर, बांग्लादेश में कुछ हो ना हो, पूरे देश को हाशिए पर बिठाने वाले नेता तो बन ही गए हैं। फिलहाल चाहे 6 ही सीट क्यों ना हो, लेकिन बांग्लादेश की संसद में इन्हें सीट तो मिल ही गई है। लेकिन ऐसे नेता जो पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य का पार्ट बना दें, ऐसे नेता जो बांग्लादेश को तरक्की में पीछे ले जाएं, उन्हें बांग्लादेशी किस रूप में स्वीकारेंगे, यह तो खैर आने वाला समय बताएगा। जहां तक बात हो शफीकुर रहमान की, वो कट्टरपंथी व्यक्ति जो कि फिलहाल चुनाव में उतरते हुए एक हिंदू को इसलिए चुनाव में उतारा ताकि इनके ऊपर कट्टरपंथ का दाग थोड़ा कम लगे। इन्होंने जिस कृष्णानंदी को चुनाव में उतारा था वो चुनाव हार भी गए हैं। बांग्लादेश में चुनावों को होता देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऑब्जर्वर्स आए थे, दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स यहां पहुंचे थे। जहां तक बात हो भारत की कि भारत ने क्या ऑब्जर्वर भेजे, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे पास इनविटेशन आया था ऑब्जर्वर भेजने का, लेकिन हमने अपना ऑब्जर्वर इलेक्शंस में नहीं भेजा। खैर, फिलहाल के लिए भारत का ऑब्जर्वर ना भेजना यह यहां पर भारत की एक डिप्लोमेसी का हिस्सा रहा, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि भारत की प्रेजेंस को वहां पर एक इग्निशन के रूप में लिया जाए। इसको लाभ के रूप में लेकर के जमात या फिर एनसीपी के नेता भारत विरोध में कुछ नया स्वांग रचें। भारत बैकफुट पर रहते हुए बांग्लादेश के इलेक्शनों का सम्मान करता रहा। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि पहले तारिक रहमान का वेलकम, खालिदा जिया के मरने पर भेजी गई सांत्वनाएं और इलेक्शन जीतते ही भारत के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा
और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा तारिक रहमान को भेजे गए प्रशंसा पत्र ये दर्शाते हैं कि भारत बीएनपी के साथ भी अब आगे चलने को तैयार है, क्योंकि बांग्लादेश पहले भी बीएनपी के द्वारा लीड किया जा चुका है और उस समय बांग्लादेश में चाइना वर्सेस भारत हुआ भले करता था, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस भारत नहीं हुआ करता था। यदि जमात जीतती तो भारत के लिए बांग्लादेश में पाकिस्तान से एक बड़ा ही तनाव पैदा होता, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बीएनपी है तो वो चाइना से भले ही नजदीकी रखे, वो भारत और चाइना के बीच में विकल्प चुनती आई है, ना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इस बुलबुले की अगर बात करें तो ये महाशय इस बात पर खुश थे कि बांग्लादेश का जन्मदिन है, क्योंकि बांग्लादेश की जनता रेफरेंडम कराने जा रही है। महाशय बोले किस बात का रेफरेंडम? बोले यहां की जनता आने वाले समय पर जनमत संग्रह कर रही है कि अब बांग्लादेश फिर से आजाद हो। बोले भाई साहब दोबारा कैसे आजाद होता है? क्या दोबारा भी जन्म होता है क्या किसी का? लेकिन इनको लगता है, इनको इस उम्र में यह सूझता है कि चलो अब इसको पुनर्जन्म देते हैं, और पुनर्जन्म का नाम इन्होंने रेफरेंडम दिया। मतलब कि अब जनमत संग्रह होगा इस बात का, अगर जनता ने समर्थन दे दिया संविधान बदलने का, प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम करने का, प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड को 10 साल तक सीमित करने का, प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ना हो इसका, प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति की ताकत बढ़ा दी जाए इस बात का, बांग्लादेश के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था हो इस बात का, राष्ट्रपति मानवाधिकार जैसे आयोगों को नियुक्त कर सके इस बात का, अगर जनता रेफरेंडम करती है तो बांग्लादेश का नवनिर्माण होगा। खैर, इलेक्शन होते हैं, दोनों ही प्रकार के वोट दिए जाते हैं, सफेद पेपर और पिंक पेपर, एक में रेफरेंडम और एक में इलेक्शन रिजल्ट। इस तरह के दोनों मतों को हर पार्टी के लीडर के द्वारा दिया जाता है। जनमत संग्रह कराने की प्रक्रिया बांग्लादेश में पहले 1991 में हुई थी और अब फिर हो रही थी। यहां पर जो कागज थे उनमें पिंक पेपर रेफरेंडम बैलेट था, जिसका जवाब अगर यस में आता तो वहां पर बांग्लादेश के अंदर परिवर्तन की हां होती। तो क्या रहा रेफरेंडम का जवाब? बांग्लादेश की जनता ने रेफरेंडम को चुना है। आंकड़े बताते हैं कि 70% चुनाव जनता ने जुलाई चार्टर पर हां कहा है। जुलाई चार्टर है बांग्लादेश के अंदर 84 से अधिक सुधार प्रस्तावों के लिए किया जाने वाला जनमत संग्रह। जनता का मानना है कि बांग्लादेश में सुधार होने चाहिए, जिनमें से लगभग 50 संवैधानिक सुधार की श्रेणी में हो, प्रधानमंत्री की शक्ति सीमित हो, राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां देना इसमें शामिल करने की बातें शामिल हैं। कुल इस प्रकार से जनता ने इन चीजों पर वोट दिया और वोट के लिए बड़ा ही उत्साह लोगों में देखा गया। यह उत्साह दो मायने में है। पहला, क्या यह उत्साह बांग्लादेश में वोट के लिए था या फिर जमात और एनसीपी से मुक्ति पाने के लिए या मोहम्मद यूनुस से मुक्ति पाने के लिए? तो जनता का उत्साह देखते हुए और रिजल्ट देखते हुए लगता है कि जमात की कट्टरपंथ को और पाकिस्तान प्रेम को और बांग्लादेश के प्रति नफरत को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया है, किनारा कर दिया है। ये वो लोग हैं, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि असल में बीएनपी हो या अवामी लीग, ये दोनों ही बांग्लादेश बनाना चाहती थी, लेकिन जमात पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान को अलग नहीं करना चाहता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएनपी उस समय बस क्रेडिट की लड़ाई लड़ रही थी कि हमारे अब्बा ने इसको आजाद करवाया या अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान ने। उन दोनों के बीच, जियाउर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान में किसने बांग्लादेश को आजाद करवाया, इसकी लड़ाई हो रही थी, इसकी नहीं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो या ना। लेकिन जमात वो तीसरा फ्रंट था जो चाहता ही नहीं था कि बांग्लादेश अलग हो, यानी कि पाकिस्तान से अलग कोई जगह बने। यही कारण है कि जमात के प्रति लोगों में नफरत थी। यह रिजल्ट अपने आप में बड़ा नतीजा दिखाता है। अर्थात पाकिस्तान चाहे जितने भी प्रपंच यहां रचता रहा, वो सब की सब यहां पर फीके पड़ गए। शेख हसीना की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पर वोट प्रतिशत कम रहा और लोगों ने अपनी तरफ से गुस्सा जाहिर करते हुए जिस बैलेट पेपर पर वो बोट का निशान नहीं था, असल में शेख हसीना का चुनाव चिन्ह है नाव, बोट, जिसका निशान नहीं था, वहां लोगों ने नो वोट और नो बोट लिख दिया कि अगर वोट नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, और खुद से इलेक्शन के उस पेपर पर ही इन लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह बनाकर साइन मार दिया। खैर, यहां पर कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आई जिससे पता चला कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में वोटों में धांधली हुई है। वोटों की धांधली और खाली पड़े मत स्टेशन सुर्खियों में है। बहुत सारे ऐसी फुटेज आ रही हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता केंद्रों का बहिष्कार किया। अवामी लीग इन्हें साझा करते हुए कह रही है कि जहां कई जगह तो ऐसा हुआ जहां वोट देने गए वहां पर पहले ही वोट डल चुका था या किसी का नाम कट चुका था। अवामी लीग लगातार बता रही है कि इन वोटों में भी रिगिंग हुई है, वोटों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कई जगह बीएनपी और जमात के लीडर्स में लड़ाई के दृश्य भी निकल कर आए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखे। एक वीडियो जिसमें कि जमात के द्वारा वोटों में फर्जी वोट करते हुए तस्वीरें डाली गई,
कि साहब यहां पर इस तरह से फर्जी वोट डाले जा रहे हैं स्टांप लगा लगाकर। और भी ऐसी घटनाएं हुई जब 11 बजे तक लगभग 15% वोटिंग बताई गई और 12 बजते ही 33% वोटिंग का जैसे ही आंकड़ा आया तो अवामी लीग ने कहा कि इससे बड़ी और क्या चीज दिखाई जा सकती है। यह बात शेख हसीना ने अपने पत्र 12 फरवरी में जारी करते हुए लोगों का धन्यवाद देते हुए भारत से जारी करते हुए कहा कि आप सभी लोगों ने जो वोट दिया ये राष्ट्र निर्माण के लिए तो नहीं लग रहा। भाई उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इसमें दे दी। खैर, कुल मिलाकर दुनिया भर की मीडिया इन वोटिंग को देखने आई थी। अपनी तरफ से रिपोर्ट करती है कि लगभग 60.69% इलेक्शन टर्नआउट रहा, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने 59.44% वोटर टर्नआउट बताया। कहा गया कि पिछली बार से यह 17% ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार शेख हसीना के टाइम पर बीएनपी ने वोट देने से मना कर दिया था, पार्टी बनने से मना कर दिया था, इसलिए पिछली बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा। कुल मिलाकर यहां पर मतपत्रों का गणना होती है, रेफरेंडम और चुनाव के दोनों वोट निकाले जाते हैं। मतगणना होने के बाद रिजल्ट बाहर आते हैं। रिजल्ट में फिलहाल बीएनपी 212 सीटों पर बढ़त बनाए दिख रही है, जमात 70 पर और बाकी इर्द गिर्द डले हुए हैं। आपको बता दूं कि जमात और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में एनसीपी यानी कि उन छात्रों का जो समूह है जिससे प्रति लोगों के मन में यह भाव था कि इन छात्र नई संसद बनाएंगे, ये जो छात्रों की राजनीति है, याद रखने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना से छात्र राजनीति का खात्मा नहीं हो रहा, लेकिन उस मुद्दे का खात्मा हो रहा है जो बांग्लादेश से उठकर दुनिया में जा रहा था कि छात्रों ने सत्ता पलट दी और सत्ता पलट करके अब वो शासन करेंगे। उनमें नई समझ आ गई है। बांग्लादेश ने उन्हें सिरे से खारिज किया। मात्र 6 सीट ये लोग जिता पाए हैं। बांग्लादेश के अगर पुराने चुनावों को भी अगर देखें तो यहां जो भी पार्टी आती है वो बहुमत में आती है और बहुमत में इस बार बीएनपी है और तारिक रहमान इस बार लीडर बनकर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि तारिक रहमान अब कौन सा पद लेंगे, प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है वो अब अपनी पावर को शेयर करेगा राष्ट्रपति के साथ। कुछ ताकत राष्ट्रपति के पास भी चली जाएंगी। मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? तो मोहम्मद यूनुस के बारे में सोचा जा रहा है कि वो अपने आप को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीएनपी से इस तरह की सांठगांठ में होंगे या अमेरिका के सीआईए से इस सांठगांठ में होंगे, इसीलिए वो रेफरेंडम पर अड़े रहे। हालांकि बीएनपी कई मामलों में उस रेफरेंडम के समर्थन में नहीं थी, लेकिन चुनाव कराने थे और नए बांग्लादेश के नाम पर अगर वो सब हो रहा था तो बीएनपी ने उसे हां किया। खैर, मजेदार तब रहा जब नाहिद इस्लाम 2000 वोट से तो जीते, लेकिन एनसीपी के नेता चुनाव होने के बाद फिर से मीडिया कॉन्फ्रेंस में आकर कहने लगते हैं कि भाई साहब रिजल्ट्स में टेम्परिंग हो गई है। सोचिए जरा, 18 महीने से बांग्लादेश को बेवकूफ बनाने वाले ये लोग आज फिर से आकर मीडिया के सामने शर्म जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, ये लोग आज भी कहते हुए दिख रहे हैं कि वोट में टेम्परिंग हुई। तुम 18 महीने से बांग्लादेश ही तो बदल रहे थे, बदलते बांग्लादेश में तुम वोटिंग टेम्परिंग नहीं रोक पाए, तुम ऐसी व्यवस्था मोहम्मद यूनुस के केंद्र में नहीं बना पाए। और हां जमातियों, ये जमात के लीडर हैं, ये बाहर निकल कर आते हैं कि रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, बहुत सारी इंटीग्रिटी को लेकर के हमारे मन में सवाल है, चुनाव में धांधली हुई है। शर्म करके डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश को ये राह दिखाने निकले थे कि बांग्लादेश अब नया बनेगा। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, इनकी बांग्लादेश की अस्मिता, इवन बांग्लादेश के निर्माण में उठे हुए उन सभी बुनियादी इमारतों को छन्न भन्न कर दिया। ये लोग आज फिर से इंटीग्रिटी पर सवाल उठा करके आ गए हैं। कई बार कहते हैं कि लोगों को विरोध करने का इतना आदत हो जाता है कि वो विरोध ही करना सीख पाते हैं, नेतृत्व करना नहीं। वही इन लोगों के साथ हो रहा है। विरोध करते करते आज भी विरोध यही रह गए, हार नहीं पचा पाए। खैर, फिलहाल के लिए तारिक रहमान एक मजबूत नेता के रूप में बाहर निकल कर आते हैं। बीएनपी अपनी तरफ से बोलती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पहली 1988 में पहले कोई पुरुष प्रधानमंत्री हुआ था जफर अहमद के नाम से। अब 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनता हुआ दिख रहा है तारिक रहमान के रूप में, और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें कांग्रेचुलेट किया गया है। इस मामले को गहराई से समझिएगा। भारत ने बीएनपी के चुनाव को मान लिया है। भारत ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन में बीएनपी को लीडर मान लिया है। अर्थात समझिए कि भारत अवामी लीग के बिना हुए चुनाव को भी खुशी से स्वीकार लिया है। ऐसे में बांग्लादेश में तारिक रहमान को इंडिया इन बांग्लादेश द्वारा भी कांग्रेचुलेट किया गया। इतना ही नहीं, हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी बांग्लादेश को बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस की तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी। पाकिस्तान से भी शुभकामनाएं आई, लेकिन उनका अब क्या मीनिंग है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। अमेरिका की संभावनाओं को अभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अपनी तरफ से राष्ट्रपति की सांठगांठ में सीआईए की मदद से तारिक रहमान के साथ लगे
हुए हो सकते हैं। फिलहाल के लिए चाइना की तरफ से भी बीएनपी को कांग्रेचुलेट आ चुका है। फिलहाल भारत को अपनी तरफ से अपने पड़ोस में कट्टरपंथियों की भीड़ कम होती दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएनपी अपने आप को भारत के साथ रिश्ते दोबारा से बहाल करने के रूप में पेश की है। मतलब इनका पूरी तरह से पत्ता साफ हो चुका है और इन्हें अपने साथ में जो ये हरकतें इन्होंने की थी पाकिस्तान प्रेम की और भारत विरोध की, ये इन्हें महंगी पड़ी और यही इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत बनकर आई। बात करें बांग्लादेश के संविधान में बड़े परिवर्तन की, तो देखना होगा रेफरेंडम 270 दिनों में करवाकर नतीजे लाना है। नया संविधान सभा की तरह वर्तमान संसद को काम करना है। दो सदनात्मक व्यवस्था लेकर आनी है। क्या बीएनपी उन सारे रेफरेंडम से प्राप्त नतीजों को मानती है, यह बीएनपी पर निर्भर करेगा। विदेशी मीडिया लगातार इसको कवर कर रही है। तारिक रहमान को बीएनपी की जीत पर बधाई दी जा रही है। मीडिया में तारिक रहमान अपने आप में एक बड़ी खबर फिलहाल बनकर दुनिया के सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर के बांग्लादेश में अब क्या होगा, इसको अगर एक लाइन में बताऊं तो बीएनपी लीडर तारिक रहमान ने टाइम मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला, देश को हील करना है, बहुत नुकसान हो चुका है। दूसरा, मैं इकोनॉमी को ठीक करूंगा और साथ में इंडिया के साथ और यूएस के साथ अपने रिश्तों को सुधारूंगा और साथ ही साथ जो ये अपराइजिंग इस्लामिस्ट हो रही है इसको मैं पूरी तरह मैनेज करूंगा। ये जो लगातार कट्टरपंथ बढ़ रहा है इसको मैं खत्म करूंगा। कुल मिलाकर तारिक रहमान भारत में अगर पूछा जाए कि 2 बुरे लोग चुनने थे उनमें से कौन बेहतर, तो भारत ने बीएनपी को अपनी तरफ से स्वीकार लिया है। हमारे लिए कट्टरपंथ बुरा होता, अब भारत बीएनपी के साथ अपने पुराने अनुभव इस्तेमाल करेगी और उनके साथ आगे बढ़ेगी। बीएनपी चाइना और भारत में से प्रेफरेंस देता है, भारत और पाकिस्तान में से इसका प्रेफरेंस नहीं रहा है। ऐसे में तारिक रहमान की पॉलिटिकल जो सूझबूझ है वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की होगी, ऐसा भारत को उम्मीद है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा कीजिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें तो हमें एक उत्साह मिलता है, हमें लगता है कि आपने हमारे साथ इंटरेक्ट किया है। आप अपनी बात लिख पाते हैं कि यह सही है या गलत, तो भी हमारे लिए एक उत्साह का कारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।